एक गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज सुबह जंगल में जाता, लकड़ियां काट कर लाता था और उन्हें गांव में बेच देता था। उससे जो भी कमाई होती उसी से वह अपना गुजारा करता था। रोज की तरह एक दिन रामू फिर से जंगल में गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि बहुत सारे पेड़ पहले से ही कटे हुए थे। अरे, आज कोई मुझसे पहले आ गया और यहाँ की सारी लकड़ियां काट के ले गया। चलो, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा और अंदर जाता हूँ और कोई और पेड़ तलाशता हूँ। फिर रामू जंगल के अंदर की तरफ जाता है तो वह देखता है कि वहाँ बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। अरे वाह, यहाँ तो कितने सारे पेड़ हैं। अगर मैं अगले 6 महीने तक भी यहाँ से लकड़ियां काटूं तो मुझे पेड़ कभी कम नहीं पड़ेंगे। लेकिन रामू ने जैसे ही कुल्हाड़ी उठाई तो उसने देखा कि पेड़ पर एक बंदरिया और उसका बच्चा बैठा हुआ है। हे भगवान, मैं ये क्या करने जा रहा था। अच्छा हुआ मैंने सही समय पर देख लिया, वरना आज मुझसे यह पाप हो जाता। अगर मैंने इस पेड़ को काट दिया तो वह बंदरिया और उसके बच्चे का घर टूट जाएगा। नहीं, मैं इस पेड़ को नहीं काटूंगा। शायद इस पेड़ पर बहुत सारे फल लगते हैं, इसलिए ये बंदरिया और उसका बच्चा यहीं पर रहते हैं। चलो, मैं आगे चलता हूँ और कोई और पेड़ देख लेता हूँ। रामू फिर जंगल में अंदर की तरफ चला जाता है और वहाँ से लकड़ियाँ काटकर गांव लेकर आ जाता है। रामू हर रोज जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता था और कभी कभी तो वह बंदरिया और उसके बच्चे के लिए कुछ खाना भी लेकर जाया करता था। लेकिन एक दिन रामू लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में जाता है तो उसने देखा कि वहाँ के राजा का मंत्री 2 आदमियों के साथ आया हुआ है और उसी पेड़ को काट रहा था। तभी रामू उस मंत्री से कहता है, मंत्री जी, आप यह पेड़ क्यों काट रहे हैं? राजा का आदेश है कि गर्मियां आने से पहले महल में लकड़ियां जमा हो जानी चाहिए, इसलिए मैं इस पेड़ को काटकर इसकी लकड़ी महल में जमा करने जा रहा हूँ। हाँ मंत्री जी, यह तो सही बात है, लेकिन आप इस पेड़ को मत काटिए। आप किसी और पेड़ की लकड़ियां ले जाइए। इस पेड़ के ऊपर एक बंदरिया और उसका बच्चा रहता है, ये उनका घर है। अगर आप इस पेड़ को काट दोगे तो वह बेचारे कहाँ जाएंगे? अरे तो क्या हुआ, यहाँ कितने सारे पेड़ हैं, वह किसी भी पेड़ पर चली जाएगी। अरे मंत्री जी, लेकिन आप यह पेड़ मत काटिए। देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं क्या पूरे जंगल के पेड़ों की जांच करता फिरूं, कौन से पेड़ पर कौन सा पक्षी रहता है और कौन से पेड़ पर कौन सा जानवर रहता है। एक पेड़ कटेगा तो दूसरे पेड़ पर अपने आप चले जाएंगे। मैं क्या जंगल के सारे पेड़ों की छानबीन करता फिरूं? चले जाओ यहाँ से, वरना सिपाहियों को आदेश देकर तुम्हें जेल में डलवा दिया जाएगा। रामू हालात के आगे मजबूर था। वह मंत्री का कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वह चुपचाप जंगल में आगे की तरफ निकल जाता है। फिर जब रामू दोपहर को लकड़ियां काट के जंगल से वापस आ रहा था, तब उसने देखा कि मंत्री ने वह पूरा पेड़ कटवा दिया था। तभी रामू की नजर पेड़ के नीचे दबी हुई बंदरिया और उसके बच्चे पर पड़ी। वह बंदरिया उस पेड़ के नीचे थी और उसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन किस्मत से उसका बच्चा जीवित था। हे भगवान, यह क्या हो गया? अब इस बच्चे का क्या होगा? मैंने उस मंत्री को बहुत समझाया कि इस पेड़ को ना काटे, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और उसकी जिद की वजह से आज ये बंदर बेचारा अपनी माँ से जुदा हो गया। मैं इस बंदर को इस जंगल में अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं इसे अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा। वैसे भी मैं अपनी जिंदगी में बहुत अकेला हूँ। मैं इसे अपने छोटे भाई की तरह रखूंगा। फिर रामू उस बंदर को अपने घर ले आता है और तब से रामू उस बंदर को छोटे भाई की तरह अपने साथ रखने लगा। एक दिन रामू फिर से उसे जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा था, तभी उसे वहाँ मंत्री दिखाई देता है। मंत्री उससे बोला, उस दिन जो पेड़ काटा था उस पर वह बंदरिया थी और उसका बच्चा भी था। वह बंदरिया तो उस वक्त मर गई थी, लेकिन शायद उसका बच्चा जीवित था और वे अभी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्या तुम उसे अपने घर ले गए थे? तुम खुद तो अपना पेट पाल नहीं सकते, बंदर को क्या खिलाओगे? हाँ मंत्री जी, मैं उस बंदर के बच्चे को अपने घर ले गया था। मैंने आपको बहुत समझाया कि वह पेड़ ना काटो, लेकिन आपने मेरी एक न सुनी और आपकी वजह से एक बच्चा अपनी माँ से जुदा हो गया। अब उसकी माँ के हत्यारे हो। अगर मैं उस बंदर के बच्चे को अपने घर न लाता तो जंगल के जंगली जानवर उसे खा जाते। हाँ, तू तो बहुत बड़ा दयावान है। सारी दुनिया की इंसानियत और अच्छाई का ठेका तो तूने ही लेकर रखा है। मंत्री जी, मैं आपसे एक विनती करता हूँ, अगली बार आप कोई भी पेड़ काटो तो उस पर देख लिया करो कि किसी पक्षी का या फिर किसी जानवर का बसेरा तो नहीं है। अरे ओ, अब मुझे जंगल के अंदर पेड़ काटने से पहले पेड़ की जांच पड़ताल भी करनी पड़ेगी। तू क्या चाहता है, मैं हर एक पेड़ के पास जाकर देखूं कि उस पर कोई रहता तो नहीं है? अगर कोई रहता है तो उसे बोलूं, भाई साहब आप किसी और पेड़ पर चले जाओ, मुझे ये पेड़ काटना है। अब तू मुझे सिखाएगा? देख रामू, मैं राजा की नजर से बचकर जंगल के पेड़ को काटता हूँ और उसकी लकड़ियों की तस्करी भी करता हूँ। और उस दिन मैंने जो पेड़ काटा था उसकी लकड़ी अभी मैं किसी और राज्य में जाकर बेच दूंगा, लेकिन राजा को इसके बारे में पता नहीं है।
और राजा मुझ पर शक भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर तूने मुझे और ज्यादा परेशान किया तो देख लेना, मैं वह सारा इल्जाम तुझ पर डाल दूंगा कि रामू जंगल से लकड़ियों की तस्करी भी करता है, और फिर तू पूरी जिंदगी जेल की काल कोठरी में सड़ता रहेगा। तेरा भला इसी में है कि तू यह गाँव छोड़कर चला जा और दोबारा इस गाँव में दिखाई मत देना। फिर रामू वहाँ से अपने घर चला जाता है और उसे बंदर से कहता है, चलो दोस्त, इस राज्य से मेरा दाना पानी उठ गया है। यहाँ का मंत्री बहुत ही ज्यादा दुष्ट है। वह जंगल में लकड़ियों की तस्करी करता है, और अगर मैंने यह गांव नहीं छोड़ा तो वह तस्करी का सारा इल्जाम मुझ पर डाल देगा। मेरी बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा और मैं पूरी जिंदगी काल कोठरी में सड़ता रहूंगा। और फिर तुम्हारा क्या होगा? इससे अच्छा तो ये है कि हम ये गाँव ही छोड़कर चले जाएं। फिर रामू बंदर के साथ गांव से दूर जाने के लिए निकल पड़ता है। फिर रामू दूसरे राज्य में काम ढूंढने के लिए डर डर की ठोकरें खा रहा था। ना तो उसको कहीं पर काम मिल रहा था, न सर छुपाने के लिए छत। उसे और उसके बंदर को खाने पीने की भी बहुत दिक्कत होने लगी थी। मुश्किल से उनको एक वक्त का खाना मिल पाता था। एक दिन रामू उस बंदर के साथ जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ एक पंडित जी आते हैं। पुत्र, तुम इस बंदर को लेकर इस जंगल में इस तरह से क्यों बैठे हो? बाबा, इस बंदर ने अपनी माँ को खो दिया है। अब इसका मेरे सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए मैं इसे अपने साथ अपने घर ले आया था। लेकिन उस राज्य के दुष्ट मंत्री के लालच के चलते मुझे वह गांव छोड़ना पड़ा। अब मैं काम की तलाश में गांव में दरबदर की ठोकरें खाता फिर रहा हूँ। बेटा, तुम्हारा दिल वाकई में बहुत बड़ा है। तुम बहुत बड़े दिल वाले हो। तुमसे किसी का भी दुख कभी देखा नहीं जाएगा। तुमने इस अनाथ बंदर को अपनाकर बहुत बड़ा कार्य किया है। तुम्हें अगर कोई आपत्ति न हो तो तुम मेरे साथ मेरे आश्रम में मेरे शिष्यों के साथ रह सकते हो। मेरे आश्रम में कई सारे शिष्य रहते हैं और आए दिन वहाँ कोई न कोई साधु भी आते रहते हैं। उनके खाने पीने की और उनके रहने करने की जिम्मेदारी अगर तुम उठा लेते हो तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। ये तो मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि मैं आश्रम में आपके साथ रहूंगा। लेकिन पंडित जी, मेरा ये बंदर भी मेरे साथ ही आएगा। मैं इसे कहीं पर भी अकेला नहीं छोड़ सकता। हाँ हाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम इसे अपने साथ रख सकते। रामू पंडित जी के साथ उनके आश्रम में चला जाता है। रामू आश्रम की साफ सफाई, खाने पीने का सामान और पूजा का सामान लाना, ये सारे काम रामू करने लगा। रामू का बंदर हमेशा ही उसके साथ रहता था। पंडित जी रामू को मेहनत और लगन से काम करता देख बहुत खुश थे। पंडित जी हमेशा शिष्यों के आगे रामू की तारीफ किया करते थे। लेकिन पंडित जी का एक और शिष्य था, राघव। वह रामू से बहुत जलता था। लगता था रामू को आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ। पंडित जी ने कभी मेरी तारीफ नहीं की और वह रामू की इतनी तारीफ क्यों करते हैं। एक दिन रामू राघव के लिए ताजा ताजा फल लेकर आता है। यह लीजिए राघव भैया, मैं आपके लिए ताजा ताजा फल लाया हूँ। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ रामू, तुम बहुत आलसी होते जा रहे हो। तुम्हें ज्यादा खाना ना पकाना पड़े, इसलिए यह फल लेकर तुम आते हो। ऐसा नहीं है राघव भैया, आज पंडित जी ने सबको फलहार करने को कहा है, इसलिए मैं ये फल आपके लिए लेकर आया था। रामू और राघव बातचीत कर रहे थे। तभी इतने में रामू का बंदर आता है और राघव के फल खाने ही वाला होता है। यह सब देखकर राघव बहुत गुस्सा हो जाता है। अरे संभालो अपने इस पागल बंदर को। पूरे आश्रम को इसने तो जैसे अपने सर पर उठा रखा है। ये बंदर मेरे हिस्से के फल खा जाएगा क्या? अभी के अभी जाकर इस बंदर को जंगल में छोड़कर आओ, नहीं तो मैं पंडित जी से शिकायत कर दूंगा। राघव भैया, मुझे माफ कर दीजिए, और अगर मेरा बंदर आपके फल खा भी जाता तो मैं आपके लिए नया फल ले आता, पर इस बंदर को मुझसे जुदा मत कीजिए। राघव को रामू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। राघव ने जाकर पंडित जी से रामू की शिकायत भी की, लेकिन पंडित जी ने रामू की तरफदारी करते हुए राघव को खूब खरी खोटी सुनाई। यह सब सुनकर राघव आग बबूला हो जाता है। आज इस रामू और इसके बंदर की वजह से पंडित जी ने मुझे कितना सुनाया। मुझे जल्द से जल्द रामू और उसके बंदर का कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मुझे कुछ इस तरह काम करना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कुछ दिन के बाद उसे राज्य के राजा ने पंडित जी को अपने महल में पधारने का न्योता दिया। पंडित जी अपने कुछ शिष्यों और रामू के साथ राजा के महल में चले जाते हैं। राजा ने उन सब की अच्छे से खातिरदारी की और एक दिन रहने के बाद पंडित जी और उनके शिष्य वापस लौट जाते हैं। 2 दिन के बाद राजा अपने मंत्री के साथ पंडित जी के आश्रम पर आते हैं। अरे राजा साहब, आप यहाँ पर कैसे? पंडित जी माफ कीजिए, आज मैं किसी और काम की वजह से यहाँ पर आया हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। राजा साहब बताइए, क्या काम है आपका जो आपको यहाँ आना पड़ा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे बताऊं।
2 दिनों से महारानी का हार खो गया है और हमने पूरे महल में जांच पड़ताल कर ली, लेकिन वह मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा है। अरे राजा साहब, बातों को गोल गोल घूमना बंद कीजिए और साफ साफ बताइए, क्या हमारे जाने के बाद से वह हार गुम हुआ है? हाँ पंडित जी, बात तो कुछ ऐसी ही है। मतलब आप यह कहना चाहते हैं कि रानी का हार हम में से किसी ने चुराया है? नहीं पंडित जी, मैं आप पर शक करने का पाप नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे रानी की वजह से यहाँ आना पड़ा। देखिए राजा साहब, आपके यहाँ आने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो मेरे शिष्यों की तलाशी भी ले सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा कोई भी शिष्य ऐसा काम नहीं कर सकता। फिर राजा के साथ आए हुए सैनिकों ने रामू और बाकी सब लोगों की तलाशी ली। तब उन्हें रामू की झोली में से रानी का वह हार मिला। रामू निर्दोष था। वह पंडित जी से बोला, पंडित जी, मुझ पर भरोसा करिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैंने रानी का हार नहीं चुराया है। रामू, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम ऐसी हरकत करोगे। तुमने तो पंडित जी का सर शर्म से झुका दिया है। नहीं राघव भैया, मैंने चोरी नहीं की है, मुझे कोई फंसा रहा है। पंडित जी, रामू रंगे हाथ पकड़ा गया है। अब मुझे इसे इस महल ले जाना होगा और इसे सजा भी होगी। तभी उन्हें पीछे से एक आवाज आती है, राजा साहब, मेरे भाई रामू ने कोई चोरी नहीं की है, वह निर्दोष है। ये चोरी किसी और ने की है और मेरे भाई को कोई फंसा रहा है। अरे तुम तो एक बंदर हो और तुम बोल कैसे सकते हो? हाँ, मैं एक बोलने वाला बंदर हूँ। मैं जब छोटा था तब से रामू भैया मुझसे बहुत सारी बातें करते थे और वह इतनी बातें करते थे, उनकी बातें सुन सुनकर मैं बोलना सीख लिया था। और मैं यह बात पक्के तौर पर बता सकता हूँ, रामू भैया ने चोरी नहीं की है। पक्के तौर पर? तो फिर पक्के तौर पर तुम्हें यह भी पता होगा कि यह चोरी किसने की है। चोरी मेरे भाई ने नहीं की है, चोरी इस राघव ने की है। उसने महल से हार चुराकर मेरे भाई की झोली में डाल दिया था। क्या राघव, यह बंदर सच बोल रहा है? क्या यह सच है? नहीं नहीं पंडित जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है। यह बंदर झूठ बोल रहा है। तुम्हारी यह दबी हुई आवाज से सब पता चल रहा है कि तुमने ही चोरी की है। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरा शिष्य चोरी जैसा पाप करेगा। अब सच सच बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया है? राघव ने फिर अपनी ईर्ष्या के बारे में पंडित जी को सब सच सच बता दिया। यह सब जो भी किया वह रामू से जलन के मारे किया था। राघव को महल से चोरी करने के इल्जाम में पकड़ लिया जाता है। रामू, तुम्हारा ये बंदर तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारे और हमारे राज्य के लिए बहुत काम आ सकता है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बंदर के साथ हमारे जासूस बन जाओ और हमारे दुश्मनों पर नजर रखो, उनके बारे में हमें सारी जानकारी दो। और वैसे भी इस बंदर पे किसी को शक भी नहीं होगा और तुम आसानी से अपना काम कर पाओगे। राजा की यह बात रामू को बिल्कुल ठीक लगी। पंडित जी ने भी इस काम के लिए हाँ भर दी और अब रामू इस राज्य का वह पहला जासूस था जिसका साथी एक बंदर भी था और वह बोल भी सकता।